चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आरबीसी की कक्षा 6 की पुस्तक अपनी चल रही थी। इसमें हमने 5 अध्याय पूरे कर लिए थे। तो अभी इन पाँचों अध्यायों के जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए रहते हैं वो हम करेंगे। जो अध्याय के पीछे अभ्यास प्रश्न है वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आ गया अपना, तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से या ग्रहों के प्रकाश से। तो तारे कैसे चमकते हैं? स्वयं के प्रकाश से। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है, कौन सी होती है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा। तो ध्रुव तारे द्वारा उत्तर दिशा निर्धारित है, उत्तर दिशा निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं हम कूट वाले क्वेश्चन। आकाशीय पिंड दिए हुए हैं और उनकी विशेषता दी हुई है। सूर्य, तो सूर्य क्या हो गया? एक तारा। सूर्य एक तारा है। धूमकेतु एक पुंछल तारा है, पूंछ वाला तारा है। जैसे एक एली नाम का तारा, आगे पढ़ेंगे हम, इसमें लेसन में दिया हुआ था एली नाम का तारा। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाशगंगों का विशाल समूह है, ब्रह्मांड है। और आकाशगंगा लाखों तारों का विशाल समूह है, आकाशगंगा है। तो ये इस तरह से कूट हो गया अपना। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हमें जानते हैं सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल। सभी ग्रह एवं उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर स्थित होते हैं तारकीय मंडल या तारक मंडल, तारकीय मंडल। और अपना सौर मंडल है जिसमें हमारी पृथ्वी है और 8 ग्रह, सूर्य है, इसी को ये एक तारकीय मंडल ही है। तो विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर स्थित होते हैं तारकीय मंडल, जिसमें अपना सौर परिवार भी है। आगे दिया हुआ हेली क्या है और इसकी विशेषता क्या है? हेली एक धूमकेतु है, एक पुंछल तारा है हेली। खगोलीय पिंड क्या है? यह किन पदार्थों से बने होते हैं? तो खगोलीय पिंड में लगभग सारे आ जाते हैं। ग्रह उपग्रह हो गए अपने, ये सारे खगोलीय पिंड है। जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, ये ग्रहों के मध्य हो गए अपने, बोने ग्रह हो गए, ये सारे खगोलीय पिंड ही है। किन पदार्थों से बने हैं? तो इनमें कई गैसीय भी है और कई धरातलीय भी है या ठोस है। इस तरह से खगोलीय पिंड है, ये है सारे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वप्रथम काफ़ी साल पहले, लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है। एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं, उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आकाशगंगा क्या है? एक विशाल तारों का समूह है जो आकाश में सफ़ेद पद की तरह दिखाई देता है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। रात में चमकने वाले तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य की प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं देते। बिग बैंग सिद्धांत 13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ था, उसमें अलग अलग ग्रह और उपग्रह बने थे, उसमें हमारी पृथ्वी भी बनी थी। तो ये बिग बैंग थ्योरी है। तो ये था अपना पहले अध्याय का अभ्यास प्रश्न। आगे देखते हैं दूसरे अध्याय के प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा अध्याय है अपना सौर परिवार, इसको हम देखते हैं। ये आगे अपने, इसमें पहला क्वेश्चन है अपने, वर्तमान में ग्रहों की संख्या। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या अपनी 8। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया अपना बृहस्पति। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह,
जीवंत ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, वलय धारक ग्रह शनि, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका सबसे नज़दीक पिंड हो गया अपना चंद्रमा। कौन सा हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा सबसे नज़दीक है अपने। पृथ्वी सौर परिवार का बड़ा ग्रह यानी कि आकार में कौन से नंबर पे आता है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों के क्रमशः नाम लिखिए। तो इसमें 8 ग्रह अपने, तो क्रमशः लिखना है। जैसे सबसे पहले आ गया अपने बुध, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, फिर अपनी पृथ्वी आ जाएगी और मंगल आ जाएगा। उसके बाद बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में कई ग्रह, छोटे क्षुद्र ग्रह, यानी इसको हम बोलते हैं अपने। इसके बाद आ गया अपना मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस तरह से हो गया। आगे क्वेश्चन 5वां है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पृथ्वी अपने हो गए बुध, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य पृथ्वी स्थित है। यानी शुरुआत से लेकर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे चारों है ना, ये धरातलीय ग्रह यानी ठोस ग्रह माने जाते हैं। इसमें धरातल है, बाकी आगे जो है वो गैसीय ग्रह सारे। तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं पाया जाता। चंद्रकलाएँ किसे कहते हैं? तो चंद्रकलाओं में चंद्र द्वारा कलाएँ यानी कि पूर्णिमा, अमावस्या हो गई, ये सारी चंद्रकलाएँ हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह हो गए मंगल और बृहस्पति के मध्य। मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे ग्रह। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे जीवन पाया जाता है। तो ये सौर परिवार के क्वेश्चन हो गए अपने सारे। आगे देखते हैं तीसरा, अंतरिक्ष खोज, अध्याय 3। ये आगे इसके अभ्यास प्रश्न। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, ये 1975 में किया गया था। 1975 में कहाँ से किया गया था? सोवियत रूस से। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। तो ये पहला कौन सा था भारत का? 1975 में आर्यभट्ट नाम का उपग्रह छोड़ा गया था अपना, यानी इसका जो केंद्र था, प्रक्षेपण केंद्र, वो सोवियत रूस में बेकानूर जगह है, वहाँ से ये प्रक्षेपित किया गया था। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। तो राजस्थान की वेधशाला जयपुर में स्थित है और सारी देखें कुल सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित की गई थी। ये 5 है सारी। तो इनकी एक ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक है डीजे बम। डीजे बम इसकी ट्रिक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर लिख के बताता हूँ आपको। इसमें सारी 500 की 500 आ जाएगी। डी जे बी यू एम। डी से हो गया दिल्ली, ये पहली है। इसके बाद जयपुर होगी सबसे बड़ी, इसके बाद बनारस, और उसके बाद उज्जैन, और उसके बाद की मथुरा। ऐसे करके है सारी। इसके बाद अपने आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन। आर्यभट्ट भारत के महान खालिस्तान थे। क्या थे? खगोलविद थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको है? विक्रम साराभाई को। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है? तो ये हो गया 11.2
प्रति सेकंड के हिसाब से, एस्केप स्पीड भी बोलते हैं इसको, 11.2 प्रति सेकंड के हिसाब से अगर गति हो उपग्रह की तो वो वायुमंडल से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेगा, अन्यथा वो अंदर ही रह जाएगा। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट छोड़ा गया था पहला 1975 में। कहाँ से छोड़ा गया था? रूस से। भारत के प्रमुख खगोल शास्त्रियों के नाम बताइए। तो इसमें आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गए, भास्कराचार्य सेकंड हो गए, ये सारे हैं। प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत में माने तो 1957 में रूस ने छोड़ा पहला उपग्रह स्पुतनिक। उसके बाद एक प्राणी को भेजा, लाइका नाम की कुतिया थी, उसको भेजा गया। उसके बाद 1961 में वोस्तोक भेजा गया। उसके बाद 1969 में एक और भेजा गया उसको, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गया था, जो पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा जिसने। उसके बाद में ये तो था आर्मस्ट्रांग, तो था अमेरिका का 1969 वाला, अपोलो में गया था ये। उससे पहले रूस का था वोस्तोक फर्स्ट 1961 में। यानी इसका क्रम मैं लिख देता हूँ एक बार आपको। जैसे पहले 1957 में स्पुतनिक गया था, स्पुतनिक प्रथम ये गया था, ये था रूस का। उसके बाद में 1961 में गया था, रूस का ही था ये दूसरा वाला, इसका नाम था वोस्तोक प्रथम। उसके बाद 1969 में, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार मैं। इसके बाद 1969 में अपोलो गया था, अपोलो 11, ये अमेरिका का था। इसमें गया था नील आर्मस्ट्रांग। तो ये वही व्यक्ति है पहली बार जिसने चंद्रमा पे कदम रखा था। तो ये गया था अपोलो यान में, और ये अमेरिका का वैज्ञानिक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण कब और क्यों हुआ? मिस्र के पिरामिडों का निर्माण लगभग मान के चलो आप 2500 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसका निर्माण क्यों हुआ? दिशा की गणना के लिए, दिशा को जानने के लिए इनका निर्माण हुआ। आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान पर चर्चा कीजिए। आर्यभट्ट ने क्या क्या बनाया? तो आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये एक सिद्धांत दिया। एक पृथ्वी की परिधि बताई उन्होंने लगभग। उसके बाद ये चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, ऐसे करके जानकारियाँ दी आर्यभट्ट ने। दूरबीन क्या है, इसके लाभ बताइए। दूरबीन आप सभी जानते हैं, यानी जो भी ग्रह उपग्रह दूर के हैं उसको नज़दीक देखने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो दूरबीन कहलाता है। तो पहली दूरबीन कब बनी थी? उसके बाद एक गैलीलियो नाम का व्यक्ति था, उसने आविष्कार किया था 1610 में पहली खगोलीय दूरबीन बनाई गई थी। उससे पहले भी एक वैज्ञानिक था लिपर्सी हॉलैंड का, उसने भी एक बनाई थी। लेकिन ये दूरबीन है ना 1610 वाली, गैलीलियो वाली, ये स्पेशल अंतरिक्ष के ग्रहों को देखने के लिए बनाई गई थी। तो लगभग क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, 1610 में गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी। तो आगे देखते हैं। यूनान के किस गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की परिधि का पहली बार सही आकलन किया? तो ये एरिस्टोस्थेनोस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने पहली बार सही आकलन किया था। विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों एवं उनके कार्यों का विवरण दीजिए। तो इसमें ये सारे आ जाएंगे जो भी अंतरिक्ष यात्री है। जैसे अपने राकेश शर्मा गए थे, उससे पहले अपोलो में आर्मस्ट्रांग गए थे, ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो ये इसके बाद चौथा अध्याय अपना आ गया ग्लोब के क्वेश्चन निकालते हैं। ये बड़ा अध्याय है ग्लोब। तो इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं ग्लोब के।
वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कौन सी है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक अधिवर्ष में 365 दिन होते हैं, और वैसे माने तो 365 के अलावा इसमें 6 घंटे और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 6 घंटे जोड़ें 4 सालों में तो इसका एक 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे यानी कि एक दिन पूरा हो जाएगा। तो ये लीप वर्ष होगा, और ये लीप वर्ष है, इसमें फरवरी के दिन एक दिन ऐड हो जाएगा। यानी जैसे अमूमन हम मानते हैं 28 दिनों की एक फरवरी होती है, तो लीप वर्ष में ये 29 दिनों की होती है। तो 2012 को इसको मानना है लीप वर्ष इसी के आधार पर। यानी पहले भी थे लीप वर्ष, लेकिन ये एक उदाहरण दिया जैसे 2012 में एक लीप वर्ष था। तो इस तरह से 365 के साथ प्लस में 6 घंटे और मान के चलो आप। आगे आगे अपने रिक्त स्थान। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास, भूमध्यवर्तीय व्यास खालिस्तान व्यास से अधिक होता है। तो भूमध्यवर्तीय व्यास कितना हो गया अपना? 12,756.6, 12,756.6, ये तो हो गया भूमध्यवर्तीय व्यास। और इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714, 12,714, ये हो गया इसका ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है, यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो भूमध्यवर्तीय व्यास से अधिक है। तो पृथ्वी का आकार देखें तो पृथ्वी ऐसी चपटी है इसमें, तो ये इसका ध्रुवीय व्यास हो गया, ये इसका भूमध्यवर्तीय व्यास हो गया। तो ये अधिक है और ये कम है। आगे देखते हैं। भारत का मानक समय खालिस्तान पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। तो भारत का मानक समय अपने 82.5 डिग्री जो अपने देशांतर निकलता है उससे निर्धारित किया जाता है। इसके बाद पृथ्वी से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें रेखा पर गिरती है, यानी 21 जून को गर्मी के दिन आते हैं तो उस टाइम क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पे गिरती है। कौन सी रेखा पे? कर्क रेखा पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय एक निर्धारित करने के लिए होती है, यानी जितने देशांतर निकलते हैं पृथ्वी से, ऐसे काल्पनिक बनाए हुए हैं, तो हर देशांतर पे एक समय निर्धारित होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व है कि एक पृथ्वी के एक कोण पे, यानी एक रेखा को मान लिया जाता है, उसी के आधार पर समय को निर्धारित किया जाता है। तो 180 इस साइड से होगी, 180 इस साइड से होगी। पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है? तो पृथ्वी की गतियाँ, एक तो पृथ्वी की गति होगी घूर्णन, एक होगी घूर्णन गति, घूर्णन, और एक होगी परिक्रमण। यानी घूर्णन होगी अपने एक ही स्थान पे घूमती है, वो घूर्णन गति होगी। परिक्रमण होगी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो इसकी परिक्रमा होगी, परिक्रमण गति होगी। दो प्रकार की गतियाँ होती है। तो घूर्णन गति होती है, उससे दिन रात बनते हैं, और परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति होती है, उस वो ऋतुओं के लिए होती है, यानी ऋतुएं बदलती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सी होती है? परिक्रमण गतियाँ। स्थानीय समय एवं प्रमाणिक समय में अंतर बताइए। स्थानीय समय स्थान विशेष पे होता है। प्रमाणिक समय जो अपने रेखा निकलती है स्पेशल, जो इंग्लैंड के एक शहर से निकाली गई है, कौन से शहर से वो आप गैस करना। एक इंग्लैंड का शहर है ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच शहर से निकाली गई है। तो वह एक अपने पूरे सभी देशों की एक मानक रेखा हो गई, उसी के आधार पर निकलती हैं, और हर देश से एक देशांतर निकलता है, वो उस देश का एक प्रमाणिक समय हो गया। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? चित्र बना के समझाइए। तो पृथ्वी पर दिन रात किस गति से बनते हैं? घूर्णन गति से। ऋतुओं का बदलना पृथ्वी के किस गति से संबंधित है? तो ऋतुओं का बदलना वार्षिक गति यानी कि परिक्रमण गति से संबंधित है। ये हो गया। इसके बाद अपना अगला मानचित्र अध्याय नंबर 5 है। मानचित्र के क्वेश्चन करते हैं हम।
पहला क्वेश्चन है इसका, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा दर्शाती है, यानी मुख्य रूप से दो दिशाएं दर्शाती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण मुख्य रूप से दो दिशाएं दर्शाती है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन छांटे तो उत्तर दिशा हो गया इसका उत्तर। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा भारत आया था। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। किसका? पृथ्वी का। वास्को डी गामा भारत के किस राज्य के कालीकट सन 1498 में पहुंचे थे? ये थोड़ी लैंग्वेज इसकी सही नहीं है। वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के, यानी केरल राज्य में इसने प्रवेश किया था। कालीकट ये तट था, एक बंदरगाह था, इसमें आया था 1498 में। यह आया था व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए। यूरोप में 16वीं सदी में किस मशीन का आविष्कार किया गया? 16वीं सदी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया गया। आगे अपना ग्लोब और मानचित्र में अंतर बताइए। ग्लोब तो एक पृथ्वी का प्रतिरूप हो गया, जिसमें एक ये कील निकली होती है, ध्रुव होता है इसका। और मानचित्र अपने सीधे पेज पे, सीधे कागज़ पे बनाया हुआ चित्र है, वो इसका हो गया मानचित्र। सभी जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भू संपत्ति एक ऊपर रह गया अपना। भू संपत्ति मानचित्र साधारणतः के पास होते हैं, यानी भू संपत्ति संबंधी काम कौन करते हैं? अपने पटवारी करते हैं। लोकल में पटवारी होते हैं, तो उनके पास ये पंचायत समिति में, पंचायत घर में पड़े रहते हैं, ताकि वो प्लॉट वगैरह के पट्टे वगैरह निकालते हैं, तो इसके लिए काम में आता है। इसके बाद देखते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र इसमें कई है, जैसे भौतिक मानचित्र हो गया, राजनीतिक मानचित्र हो गया, विषयक संबंधी हो गया, भू संपत्ति, ये कई मानचित्र हो गए। रेखा चित्र, खाका या मानचित्र में क्या अंतर है? रेखा चित्र एक सीधा रेखा चित्र हो गया, जिसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। खाका उसमें एक क्षेत्र विशेष के संबंधित होता है, जैसे गांव का हो गया, तहसील का हो गया। और एक मानचित्र ये संपूर्ण होता है, इसमें मानचित्र में पूरे देश का या पूरे विश्व का, सभी का इसमें आकलन किया जाता है। इसमें पैमाने होते हैं, इसमें इकाइयाँ दे रखी होती है, स्थान विशेष के लिए चिन्ह होते हैं। ये सारा हो गया खाका। और मानचित्र में सभी समुद्र, वो अपने महाद्वीप, उपमहाद्वीप, ये सारे दिए हुए रहते हैं। ग्लोब की तुलना में मानचित्रों का उपयोग अधिक क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्लोब लाने ले जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो मानचित्रों को आप कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा होता है। पैमाना किसे कहते हैं? उदाहरण दे के समझाइए। पैमाने के लिए, जैसे मान लो कोई जगह है, कोई शहर हो गया, तो उसका दूरी दर्शाने के लिए, जैसे ये 50 किलोमीटर हो गया, तो इसका दूरी दर्शाने के लिए इसको मानक मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो ये एक पैमाना मान लिया जाता है। जैसे मंदिर का कोई निशान हो गया, लैंडमार्क हो गया, ये ऐसे करके मंदिर बना दिया, तो इस तरह से ये पैमाने काम में आते हैं। मानचित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें कई विशेषता होती है मानचित्र की, जैसे कई स्थान विशेष में जाना हो गया, कोई किसी की भौगोलिक स्थिति देखनी हो गई, ऐसे करके कई काम आते हैं। तो ये हमने 5 अध्याय पूरे कर लिए हैं। तो आगे जैसे ये 5 अध्याय आगे पूरे होंगे, तो उसके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे एक वीडियो में। चलो, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।